देखिए, चुनाव जब भी होता है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, उनके सापेक्ष प्रशासन कार्रवाई करता है। और ये सही है कि सत्ता का पक्ष कहीं न कहीं लेते हुए प्रशासन अपना रोल अदा करता है। उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव कहा जाता रहा है। सत्ता का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। अयोध्या हारने के बाद जो परिस्थितियां बनी है भाजपा के लिए, वो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी। ऐसी दशा में निश्चित रूप से सत्ता की पूरी ताकत, उनके सारे मंत्री, उनके सारे कार्यकर्ता, उनके क्या कहते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और वो उनको कन्विंस कर रहे हैं मतदाताओं को। ये उनकी राजनीतिक शैली भी है और साथ ही साथ जो सत्तात्मक जो चीज़ें हैं वो भी उपयोग में आ रही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसे वो जातीय समीकरणों को कितना साधने में सफल होते हैं, अपने साथ अपनी पार्टी में हो रहे विश्वासघात को कितना साधने में सफल होते हैं, या जो लोग दिखावे के तौर पे भाजपा से जुड़ रहे हैं उनको जानने में कितना सफल होते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करें। दोस्तों नमस्कार। गरीबों के मसीहा, जननायक स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी की धरती मिल्कीपुर, जो कि कहीं न कहीं समझिए कि सेन परिवार का इस पूरे अयोध्या प्रांत में, या समझ सकते हैं जो जिलेवार की बात करें तो पूरे दमखम के साथ जहां पे किसी पार्टी की राजनीति का बनना बिगड़ना वो यही शुरू होता था, और इस परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस चुनाव में। तो अभी हम मिल्कीपुर चुनाव को देखते हुए आज हमारे साथ में पूर्व IPS अरविंद सेन जी हैं, और ये जो विश्लेषण हो रहा है राजनीतिक स्तर पर कि इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, तमाम लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। कैसे क्या मामला है, पूरी बात चर्चा करेंगे हम। सर पहले स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। जी सर। सर ये जैसे जो इस समय समीकरण बन रहा है चुनाव का, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये चुनाव एक स्पेशल चुनाव है, विशिष्ट चुनाव होने के चलते इसमें ढेर सारी शक्तियाँ, ढेर सारे राजनीतिक पैतरे इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके चलते ये चुनाव बहुत ही कठिन चुनाव हो गया है, आमने सामने का चुनाव है, और एक भाजपा अपनी प्रतिष्ठा के सापेक्ष चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी अपनी थाती को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। दोनों के लिए ये अहम चुनाव है। लिहाजा दोनों पार्टियाँ, एक सत्तानशीन है और एक विपक्ष में एक ही सशक्त पार्टी है, दोनों के बीच में एक राजनीतिक महायुद्ध होने जा रहा है, जिसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में जाएगा। लिहाजा दोनों अपनी अस्मिता की पहचान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी थाती को बचाने के सापेक्ष चुनाव लड़ रही हैं, और सारे हथकंडे अख्तियार हो रहे हैं। छल प्रपंच और क्या कहते हैं, विश्वासघात, जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब इस चुनाव में इस्तेमाल होने जा रही हैं। जी सर, इस चुनाव में सेन परिवार की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, सेन परिवार की भूमिका, जहाँ तक मेरा संदर्भ है, मैं अपने आप को तटस्थ रखा हूँ, क्योंकि इस चुनाव को जब मैं राजनीतिक स्वच्छता के सापेक्ष समीक्षा करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि इसमें राजनीतिक स्वच्छता या चुनावी स्वच्छता नहीं रह गई है। इसमें ढेर सारे, मैंने आपको बताया कि ढेर सारे इसमें पैतरे, ढेर सारे हथकंडे, ढेर सारी नीतियाँ, ढेर सारी रणनीति, ढेर सारी कूटनीति इस्तेमाल होने जा रही है, और पैसे का अहम रोल होने जा रहा है। इस स्थिति में इस चुनाव में अपनी शिरकत करना या किसी को कन्विंस करना वो इतना आसान नहीं था। दूसरा यह कि जो राजनीतिक वातावरण बना दिया गया वो आज की तारीख में जातीय परिवेश में राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं। जातीय ही परिवेश में पार्टियों के निशानों का वो बना हुआ है, प्रभुत्व बना हुआ है। पार्टियां जातीय परिवेश में आकर के चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा जो इसका है कि अर्थ प्रधानता हुई है, जिसके चलते ये चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी कठिन है। दोनों अपनी अर्थ प्रधानता, दोनों अपने राजनीतिक हथकंडे, दोनों पार्टियां अपनी जातीय समीकरण बिठाने में लगी हुई है। जी सर, जैसे देखा जाए, सपा का आरोप है कि लगातार कई लोगों के ऊपर FIR हो जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो जा रही हैं, तो सर कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, चुनाव जब भी होता है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, उनके सापेक्ष प्रशासन कार्रवाई करता है। और ये सही है कि सत्ता का पक्ष कहीं न कहीं लेते हुए प्रशासन अपना रोल अदा करता है। उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव कहा जाता रहा है। इसके पहले भी जैसे 2004 में जब चुनाव हुआ था मिल्कीपुर में, तो मुलायम सिंह जी की सत्ता थी। 2016 में जब उपचुनाव हुआ था बाबूजी के देहावसान के बाद, तब अखिलेश जी की सत्ता थी। तब के कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं मुझे नहीं पता। जी। लेकिन आज की तारीख में जब ये सत्ता भाजपा की है, तो आरोप प्रत्यारोप सत्तासीन पार्टी के सापेक्ष लगना स्वाभाविक है। तो 2004 में अगर किसी ने सत्ता का इस्तेमाल किया, 2016 में अगर किसी ने सत्ता का इस्तेमाल किया, 2025 में अगर वो सत्ता का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको आप उन्हीं परिवेश में देखने का सबको देखना चाहिए। जी सर, जैसे आप IPS रहे हैं, तो सर जैसे जो एक आरोप जनता, क्योंकि जनता को ये समझ नहीं होता है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि झूठी FIR
FIR हो रहा है या झूठी धाराओं में लोग फंसाया जा रहा है, तो सर आप अपने मतलब जैसे एक IPS के स्तर पर क्या सोचते हैं सर, जनता में कैसे मतलब इसको हम समझा पाएंगे? देखिए, जनता के को जानकारी नहीं है 107/16 की रिपोर्ट को भी, जो निरोधात्मक कार्रवाई है, उसको भी लोग गुंडा एक्ट का नाम देते हैं। गुंडा एक्ट के लिए 2-3 अभियोगों का पंजीकरण होना जरूरी है। अगर किसी के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई होने जा रही है तो उसके पहले के मुकदमे होते हैं, उन्हीं के मारपीट के मुकदमे या कोई मुकदमे हो, उसी के सापेक्ष गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है दौरान चुनाव। इसके अलावा 110G CRPC की कार्रवाई की जाती थी, 107/16 की निरोधात्मक कार्रवाई की जाती थी, और जिनके खिलाफ कई मुकदमे होते थे, हत्या के और तमाम तरह के गंभीर अपराधों के होते थे, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होती थी। ये निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं जो चुनाव के दौरान या जब भी शांति व्यवस्था कायम करने के का संदर्भ होता है तो ये कार्रवाई की जाती है। सर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं तो सर एक बात हो रहा है कि आप कहीं न कहीं से झुकाव आपका आज़ाद समाज पार्टी के प्रति, सर ऐसा बात क्या है सर? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारा किसी पार्टी के सापेक्षता नहीं है किसी पार्टी में। मैं न्यूट्रल हूँ। हमारे लोग जिस तरह से बात करते हैं, अगर हमसे कोई समाजवादी पार्टी का नेता कोई चीज़ जानना चाहेगा तो मैं उसको भी बताने की स्थिति में हूँ। अगर वह भाजपा का कोई आदमी मुझसे कोई ये चीज़ पूछेगा कि हाँ आज की तारीख में राजनीतिक समीकरण कहाँ है, तो मैं उसको भी बताऊँगा। आज़ाद समाज पार्टी के लोग अगर हमसे किसी तरह मशविरा मुलाकात करना चाहेंगे तो मैं उनसे भी मुलाकात, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं ये क्या कहते हैं, भोला भारती को भी सजेशन दे सकता हूँ कि तो इसमें कहीं ये नहीं है कि हम कहीं सापेक्ष हो गए हैं। हमने निकल करके अपना झंडा डंडा लगा करके अपनी गाड़ी में किसी का चित्र लगा करके प्रचार नहीं किया है, उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसी के यहाँ जाने आने से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं तटस्थ हूँ और इस चुनाव में तटस्थता ही मेरे राजनीतिक विचारधारा, मेरी राजनीतिक स्वतंत्रता के सापेक्ष उससे बेहतर कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है मेरे पास। जी सर, क्योंकि ये बात इसलिए मैंने कहा क्योंकि देखा जाए तो सूरज चौधरी जी का आपसे मिलना और दोनों जो पार्टियां हैं सपा और बीजेपी, उनके उम्मीदवारों का आपसे ना मिलना, ये थोड़ा सा आंकड़ा लोग लगा रहे सर ऐसा? नहीं, वो लगाए हैं, उससे ठीक है। ये दो लोग अगर हमसे नहीं मिले, ये सही है कि हमारा इन लोगों से बहुत संपर्क नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग, जो छोटी पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने हमसे संपर्क साधा है, लेकिन मैंने उनसे साफ शब्दों में कह दिया भैया मैं अपने क्या कहते हैं किसी वोटर को कन्विंस करने की स्थिति में नहीं हूँ। उनको मैंने स्वतंत्र छोड़ा है अपने लोगों को, वो जिसको उचित समझें उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं सापेक्षता नहीं चाहता हूँ इस चुनाव में, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता। जी सर, देखा जाए तो योगी जी का लगातार रैली हो रहा है मिल्कीपुर में, सर क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, सत्ता का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। अयोध्या हारने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं भाजपा के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का विषय बन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी। ऐसी दशा में निश्चित रूप से सत्ता की पूरी ताकत, उनके सारे मंत्री, उनके सारे कार्यकर्ता, उनके क्या कहते हैं डोर टू डोर जा रहे हैं और वो उनको कन्विंस कर रहे हैं मतदाताओं को। ये उनकी राजनीतिक शैली भी है और साथ ही साथ जो सत्तात्मक जो चीज़ें हैं वो भी उपयोग में आ रही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसे वो जातीय समीकरणों को कितना साधने में सफल होते हैं, अपने साथ अपनी पार्टी में हो रहे विश्वासघात को कितना साधने में सफल होते हैं, या जो लोग दिखावे के तौर पे भाजपा से जुड़ रहे हैं उनको जानने में कितना सफल होते हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे। जी सर, देखा जाए तो 9 विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें सर 7 ये मतलब जीत गए बीजेपी वाले, तो क्या सर लगता है कि कहीं न कहीं उनमें आत्मविश्वास भरा हुआ है कि ये भी निकाल लेंगे हम? नहीं, निश्चित रूप से आत्मविश्वास भरा हुआ है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चिढ़ाने जैसी होती है। मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। जी सर। आज एक कौम है जिसके सापेक्ष समाज का हर वर्ग कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक विद्वेष रखता है। उसका कारण क्या है? जी, कभी आप समीक्षा करो, सामाजिक समीक्षा करो आप कभी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ऐसी स्थिति क्या है, कि क्यों है। तो उसका कारण आप समाज में जब घुसोगे और जो उनकी दिनचर्या है, जो उनकी मतलब व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, उसके चलते ये घटनाएं घटती हैं। मैंने तो समाज को जब पढ़ा और राजनीतिक विद्वेष को पढ़ा और सामाजिक विद्वेष को पढ़ा, आज बैकवर्ड को बांट करके ओबीसी और बीसी के रूप में, दलित और दलित के रूप में क्यों बंटवारा हुआ है, और वो बंटवारे सार्थक हुए हैं। उनका विभेदीकरण जो हुआ है
उसका राजनीतिक स्वरूप उसने ग्रहण किया है, जिसके चलते आज भाजपा सत्ता में है। लिहाजा जो सामाजिक विद्वेष है, जो राजनीतिक विद्वेष है, गहराता जा रहा है। एक जात के विशेष लोग अगर कहीं संगठित होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जातियों में होती है, और वो प्रतिक्रिया मिल्कीपुर में दिखाई पड़ेगी। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आप मान के चलिए कि उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आपके इस उपचुनाव को प्रभावित करने जा रही है दूसरी जातियों में। सर देखा जाए तो सपा, बसपा और सपा और बीजेपी और सर आर्य समाज पार्टी, तीनों सर उम्मीदवार जो है पासी समाज के उतार दिए हैं, तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर खुले शब्दों में कहा जाए जी, तो आज़ाद समाज पार्टी का ये पहला चुनाव है जी। वो अपने को संस्थापित करने के लिए, अपनी क्या कहते हैं ज़मीन को बनाने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। वो अनुसूचित तबके में कितना उनका वो बन पाएगा, जिस समाज से उनका कैंडिडेट आ रहा है वो अपने समाज के कितने लोगों को अपनी तरफ ले पाएगा, बसपा का कैडर वोटर, अनुसूचित तबके का वोटर कितना उनके साथ जुड़ेगा, इस पे उनका भविष्य बहुत कुछ निर्धारित होता है। जहाँ रह गई समाजवादी पार्टी की और भाजपा की बात, दोनों के कमिटेड वोटर्स हैं, दोनों के वोटरों में उनका स्वार्थ है, उनकी अपनी क्या कहते हैं लोगों से संबंध है, और जिसके चलते ढेर सारी चीज़ें प्रभावित होने जा रही हैं। और ये निश्चित रूप से रहेगा कि कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव चुनाव में दिखाई पड़ेगा। सर देखा जाए तो सपा का पीडीए का नारा और आज़ाद समाज पार्टी से, इसमें पीडीए में जो ए है अल्पसंख्यक यहाँ भी हैं और दलित भी सर हैं, और वही सर हाल आज़ाद समाज पार्टी का है, तो सर दोनों सर कैसे मतलब वोट का वो कर पाएंगे? देखिए, पीडीए को जो लोग बनाते हो, अगर इसका कोई संविधान हो, पीडीए का कोई अगुवा हो, पीडीए का कोई संगठन बॉडी हो, पीडीए का कोई स्वरूप हो, तो हमें बताइए। हमने तो आज तक पीडीए का कोई स्वरूप नहीं पढ़ा। कोई भी अगर संगठन बनता है तो उसका कोई मुखिया होता है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसका कोई संविधान होता है, उसका कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। इस पीडीए गठन के पीछे क्या लॉजिक है? और अगर पीडीए है भी तो पीडीए में कौन आता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। क्या इसके अलावा आप किसी और बिरादरी के सवर्ण को इसको इससे अलग कर रखे हो? अगर सवर्ण इससे अलग है तो सवर्ण के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। राइट सर। पीडीए में फिर पीडीए का अर्थ क्या रहा? जब सवर्ण के लोगों को आप टिकट देने जा रहे हैं तो पीडीए का क्या अर्थ रहा? पीडीए के लोगों को ही टिकट दीजिए आप, बाकी किसी को टिकट मत दीजिए, तब पीडीए का वास्तविक अर्थ आपको दिखाई पड़ेगा, और तभी पीडीए सार्थकता पाता हुआ भी दिखेगा। अन्यथा पीडीए जैसे ही अपनी जात का आदमी पाएगा, वो जनता उसके साथ चली जाएगी, जात विशेष के लोग उसके साथ चले जाएंगे और पीडीए बिखर जाएगा। सर देखा जाए तो बाबूजी गरीबों के मसीहा सर कहे जाते हैं, और आज अगर देखा जाए तो वही मिल्कीपुर क्षेत्र है जहाँ पे तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, तो सर कैसे देखते इस चीज़ को आप? देखिए, जब बाबूजी थे तो बाबूजी ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, आवाम से जुड़े हुए थे, और गरीबों मजलूमों की राजनीति करते थे, शोषक और शोषित की राजनीति करते थे, और इसके अलावा वो हमेशा गरीबों के सुख दुख में शिरकत करते थे, उनके चोटों पर मलहम लगाते थे। जहाँ भी कोई घटना घटित होती थी उसमें अपनी क्या कहते हैं भूमिका अदा करते थे। एक जो नेता की भूमिका होती है, जो एक जनता के खैरख्वाह की भूमिका होती है, वो बखूबी निभाते थे। और वो स्वयं में एक पार्टी थे, स्वयं में एक राजनेता थे, और स्वयंभू उनकी राजनीति थी। ऐसी दशा में उनकी तुलना न किसी से की जा सकती है। इस फैजाबाद में न कोई हुआ है, न कोई होगा। पूरे पूर्वांचल में उनके जैसा नेता, बल्कि आप कह सकते हो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नेता उनके जैसा नहीं होगा, कि जो अपने ही बलबूते पे कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद हुआ हो, और 6 बार विधायक हुआ हो, 7 बार, और 3 बार सांसद हुआ हो। अब जब वो पार्टी
बदलते थे तो लोगों की निष्ठाएं बदल जाया करती थी। तो उनके बारे में तो वो साइकिल से चलते थे, आज की तारीख में लोग BMW में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। आज का चुनाव आपका पैसे का चुनाव हो गया, लग्जरी गाड़ियों का चुनाव हो गया, क्या कहते हैं जातीय समीकरणों का चुनाव हो गया। जब बाबूजी थे तो जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ समाज नहीं था, तब बैकवर्ड था, 80-80 था। तब वो क्या कहते हैं कहार कुहार लोहार रही कुर्मी और निषाद और मौर्य में नहीं बटा हुआ था, चौरसिया में नहीं बटा हुआ था। सब तब सारे बैकवर्ड एक थे। अनुसूचित जाति तब धोबी और क्या कहते हैं पासी, कोरी और खटिक में नहीं बटा हुआ था, जाटों में नहीं बटा हुआ था, चमार में नहीं बटा हुआ था। आज बाबूजी के समय का राजनीतिक और सामाजिक जीवन, सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरी थीं, आज की सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरी हैं। लोग अपने घरों से भूजा लेते थे और क्या कहते हैं उसमें साइकिल के हैंडल में नमक रोटी बांधते थे और दिन भर प्रचार करते थे। आज लोग पैसे लेकर के, गाड़ियों में तेल भरवा करके, गाड़ियाँ किराए पे लेकर के लोग प्रचार कर रहे हैं। तो वो स्वरूप जो राजनीति का बाबूजी के समय का था वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज अर्थवाही समाज हो चुका है, अर्थवाही राजनीति हो गई है और जो जातीय राजनीति हो गई है। जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ वोटर आज की तारीख में उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। लिहाजा आज की राजनीति जाति और पैसे की दासी बन चुकी है। सर, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि कल मैं रिपोर्टिंग सर कर रहा था तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति मिल गए। उन्होंने कहा कि बाबूजी थे तो हम लोग उनके बल पे कहीं भी कुछ भी मतलब करने की क्षमता हम लोग थी, कम से कम उनके नाम से, उनके नाते कि वो हमारे साथ खड़े होते थे। तो सर आज कहीं न कहीं एक बात सर लाइन में आ रहा है कि सर नेता तो बहुत हैं सर, जैसे एक जिसके लिए आप खड़े हो जाएँ, कहीं आप कदम बढ़ा लें, लेकिन सर लोग साथ नहीं देते। सर इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आप साथ क्यों लोग देंगे? मैं जनता से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब तुम जात के समीकरणों में सिमट करके वोट दे रहे हो, चुनाव निशान के पे तुम वोट दे रहे हो, लखनऊ को देख करके वोट दे रहे हो, व्यक्तिगत आदमी को वोट ही नहीं मिल रहा है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में वो क्यों शिरकत करेगा? आपके व्यक्तिगत सुख दुख में वो क्यों शिरकत करेगा? वो तो क्या कहते हैं आपका मतदाता का एहसानमंद नहीं है, उस नेता का एहसानमंद है जिसने उसको टिकट दिया है, उस पार्टी का एहसानमंद है जिसने उसको टिकट दिया है। लिहाजा आज का मतदाता, आज का क्या कहते हैं जो राजनीतिक वातावरण है वो व्यक्ति विशेष के सापेक्ष नहीं है, पार्टी और चुनाव निशान और पार्टी के मुखिया के सापेक्ष है। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। लिहाजा आम जनता की संरक्षा सुरक्षा का भाव उस व्यक्ति में नहीं पैदा होता जो यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि होता है। जो आपके कैंडिडेट्स हैं, अगर इनको निर्दल कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिए 2000 वोट भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुका है वो आज विधायकी के चुनाव में क्या कहते हैं पार्टी के बलबूते पर, मुखिया के बलबूते पर आज वो भाजपा से सत्ता से लड़ने को तैयार है। उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सबसे पार्टी का जोर है और पार्टी के मुखिया का जोर है, जातीय समीकरणों में सिमटे हुए वोटरों का कारण है और कुछ भी नहीं। सर एक क्वेश्चन और करेंगे आपसे कि देखा जाए सर तो कुछ आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जब आप IPS मतलब ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो बाबूजी कहते हैं कि मत कीजिए, कुछ ऐसा सुना हूँ मैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। बाबूजी को पुलिस ने इतना परेशान कर रखा था, प्रशासन ने इतना परेशान कर रखा था और ये उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे और लगातार लगाए जाते रहे। मेरे नौकरी में रहते हुए भी लगाए गए। 2002 में भी उनके खिलाफ 10 अभियोग झूठे पंजीकृत किए गए और वो एक तरह से एब्सकॉन्डिंग कर रहे थे। तो जब आनंद सेन का चुनाव था 2002 का, तो ऐसी दशा में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो इसे उस पे नहीं थे कि मैं इस नौकरी को करूँ, लेकिन मेरे पास विकल्प नहीं था और मेरी अपनी इच्छा थी। और चूँकि पूरे प्रदेश में उस समय मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उत्तर प्रदेश में रिटर्न में 30वें नंबर पे आने के बाद 1986 के एग्ज़ाम में इंटरव्यू के बाद 8वें नंबर पे हुआ। 7 लोग हमसे ऊपर जो थे वो SDM हो गए थे, 8वां मैं था। मैं PPS का टॉपर बना अपने बैच का 1986 का। अच्छा। और मैं सिलेक्शन लेकर के वो किया। 32 साल की नौकरी में मुझे कहीं रेफ भी नहीं थी। बाद में मेरे खिलाफ एक आरोप लगा करके जिस तरह की कार्रवाई हुई उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो सब जुडिस है। तो लिहाजा इतना ही कहूँगा कि बाबूजी की मतलब इनर कॉन्शियस नहीं अलाउ करता था कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन मैं इच्छुक था कि मैं नौकरी करूंगा, मैं प्रशासन में रहूंगा। और शायद आज मेरी जो अहमियत बनी है
आज जो मेरी पहचान है उसी नौकरी के सापेक्ष है। राजनीति में होता तो हो सकता है इससे अच्छा मुकाम मिला होता, लेकिन नौकरी के नाते जितने मुझे कमाई करनी थी पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल पे, वो पहचान हमारी पुलिस विभाग में आज भी है और शायद बहुत दिनों तक बनी रहेगी। जी सर, एक क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम कि पूछना सही है गलत है, लेकिन सर मैं पूछ ही ले रहा हूं, अगर ना होगा तो काट दूंगा। सर उसमें ये था कि सर सेन परिवार की सर राजनीति को सर ख़त्म करने वाले सर आपके या बाबूजी के साथ चलने वाले लोग ही थे, ऐसा कुछ? नहीं, ये निश्चित है जी। सेन परिवार को बाबूजी के समय से किसको आप कहेंगे, पार्टी के मुखिया से लेकर के कब तक, जब तक बाबूजी कम्युनिस्ट पार्टी में तब तक वो स्वयंभू थे, सब कुछ थे पार्टी के। 1995 तक, 1995 में जब उन्होंने अपनी निष्ठा बदली और पार्टी बदला, उसके बाद ही उनकी स्थिति खराब हुई है। 1996 में वो विधायक हुए, 98 में उस समाजवादी पार्टी से सांसद हुए, 99 में उनका टिकट काट दिया गया और हीरालाल जी को टिकट दे दिया गया और वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में आए सिलाई मशीन से। उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराया और उनकी के बराबर वोट ग्रहण पाया। तो उसके बाद उनको लगातार उत्पीड़ित किया जाता रहा, टिकट उनके काटे जाते रहे, फिर वो बसपा में गए, बसपा से वो सांसद हुए। 2008 में कुछ गतिरोध पैदा हुआ, वो फिर सपा में 2009 का चुनाव लड़े, 12 में उसे क्या कहते हैं फिर विधायक हुए। 2009 का सांसदी का चुनाव हारने के बाद 12 में वो विधायक का चुनाव लड़े, बीकापुर से विधायक हुए। लेकिन उसके बाद भी उनको कभी वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। 6 बार के एमएलए, 3 बार के सांसद को 2012 में मात्र विधायक बना के छोड़ दिया गया और एक सरकार होने के बावजूद भी उनको किसी पद से नहीं नवाजा गया, उनको किसी क्या कहते हैं उस पर नहीं किया गया। 2014 का चुनाव हुआ, वो शारीरिक चुनाव हारने के बाद वो कहीं सदमे में गए या कुछ उनको दिक्कतें हुई, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, लिहाजा वो उनका देहावसान हो गया 2015 में 7 सितंबर को। लेकिन मैं ये बड़े दावे से कह रहा हूँ कि अगर उनको निश्चित रूप से कहीं मान सम्मान मिला होता 2012 में, तो हो सकता था उनके साथ उनका विल पावर बढ़ गया होता। लेकिन उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके साथ हुई, उनके साथ तो विश्वासघात और उनके साथ क्या कहते हैं हमेशा द्वेषात्मक रुख लोगों का रहा है कि कहीं ये प्रदेश स्तर के और देश स्तर के नेता ना बन जाए, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन थी। और बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज के किसी राजनेता का, किसी पार्टी के मुखिया का ये स्वभाव बन गया है कि ज़मीन से जुड़ी हुई नेताओं का कोई नहीं लाइक कर रहा है। और यही कारण है कि आप जो कह रहे हो कि जनता स्थानीय नेता के प्रति मुखातिब होने के बजाय क्या कहते हैं पार्टी के मुखिया और चुनाव निशान के सापेक्ष मुखातिब हो रही है और स्थानीय नेताओं का महत्व खत्म होता जा रहा है। वो केवल क्या कहते हैं पार्टी के और मुखिया के निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके टिकट लेकर के विधायक और सांसद के रूप में अपने को पल्लवित पुष्पित राजनीति में कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है। सर लास्ट में सर एक क्वेश्चन और है। उस सर क्वेश्चन ये है कि जब चुनाव आता है इस फैजाबाद या अयोध्या जिला का, या हम मिल्कीपुर की बात करें, विधानसभाएं हैं तमाम यहाँ पे सर, जब चुनाव आता है तो बाबूजी की सबको याद आती है सर, और उसके बाद क्या फिर तब भी लोग याद करते नहीं याद करते हैं? बस क्वेश्चन मेरा है कि चुनाव में केवल याद किए आते हैं कि उसके बाद भी लोग याद करते हैं? बस नहीं, जब भी कोई सामाजिक समारोह होता है, जब भी राजनीतिक कोई गतिविधि होती है, बाबूजी याद किए जाते हैं। लेकिन मैं बड़े तकलीफ के साथ कह लीजिए, आत्मिक कष्ट के साथ ये कह रहा हूँ कि बाबूजी के नाम पे एक ईंट किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी जिला पंचायत सदस्य ने, किसी ब्लॉक प्रमुख ने और किसी ग्राम प्रधान ने एक ईंट नहीं रखी है बाबूजी के नाम पे। चुनाव सब जीतते हैं, 9 साल हो गए उनको देहावसान हुए, लेकिन आज तक उनकी एक छोटी सी मूर्ति कहीं नहीं लगाई गई। ये बड़ा कष्टपूर्ण स्थिति है जिसके सापेक्ष मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, लेकिन मैं इतने बड़े, और जो कुछ हुआ भी है वो मेरा किया हुआ है। आज तक जो भी उनके सापेक्ष किया गया है वो मैंने किया है। ये बड़े दावे से इस बात को कह रहा हूँ। उसके बाद 2016 के बाद उनके लिए एक ईंट भी कहीं नहीं लगाई गई, लेकिन अब लगेगी। हम आए हैं और अब लगेगी, और तमाम तरह के उनको जिंदा करने के लिए, उनके राजनीतिक स्वरूप को फिर से बढ़ाने के लिए और उनके कृतित्व व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए मैं जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगा।
हमारे साथ में अरविंद सेन जी ने जो बात कही बहुत ही मार्मिक है, और बाबूजी के बारे में जो आपने मुझसे बताया वो कहीं न कहीं दिल को छूने वाली है। और जो भी लोग बाबूजी को प्यार करते हैं वो भी आज कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अंदर से तो वो रो ही देंगे, क्योंकि पूरी चर्चा जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं बाबूजी के नाम पे वोट तो ले लेती हैं, लेकिन ये सर कहना है कि कोई नहीं चाहा कम से कम उनकी एक मूर्ति लगा दिया जाए। लेकिन वही रहा कि लोग यूज करते हैं। मैं कहूँगा भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस ऐसे मतलब महान पुरुष के लिए जहां जनता, मैं तो खैर यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मैं कह दूंगा आज कि जब से हम लोग मिल्कीपुर में रिपोर्टिंग करने आए हैं तब से हर जनता के मुंह से अगर हम लोग सुनते हैं तो बाबूजी का नाम सुनते हैं, बहुत आदर के साथ सुनते हैं, गरीबों के मसीहा के नाम से सुनते हैं, और हर मतलब गरीब के दिलों में राज करने वाले बाबूजी के बारे में सुनते हैं। और सेन परिवार के बारे में सुनते सुनते आज मुझसे नहीं रहा गया और मैं अरविंद सेन जी से आज चर्चा करने के लिए आ ही गया, और सर ने मुझे समय दिया। सर बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।